पार्वती अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। उसके घर का हर एक सदस्य एक अच्छी नौकरी कर रहा था, इसलिए पार्वती को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई सिवाय बहू के। ऐसे ही एक दिन पार्वती का बेटा पवन घर आता है और पार्वती खाते समय उसकी शादी की बात छेड़ देती है। पवन बेटा, अब तेरी माँ बूढ़ी हो रही है। मुझ बुढ़िया में इतनी हिम्मत नहीं है कि घर के काम कर सकूं, इसलिए तो मैंने अपनी रिटायरमेंट भी ले ली। हाँ तो माँ, आपको नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब आप घर में आराम करो। मैं तो कहता हूँ पापा को भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मैं अकेला ही घर संभाल सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी मेरा रिटायरमेंट होने का समय नहीं हुआ और मैं घर में रहकर करूँगा अभी क्या। मेरा दफ्तर ही मेरे लिए खुशी की जगह है। मुझे तो असली खुशी अपनी नौकरी से ही मिलती है। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। उम्र हो गई है पर अब भी आपका दिमाग ना बच्चों वाला है। अरे हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई बहू आए? अरे भाग्यवान, अब हमारा बच्चा बच्चा नहीं रहा, वो अपना भला बुरा जानता है। जब वो कहेगा हम उसकी शादी करवा देंगे। आप तो रहने दीजिए, आपसे बात करना मतलब कि दीवार में सर फोड़ने जैसा है। बेटा तू बता, तूने कोई लड़की पसंद करी है या मैं तेरे लिए कोई लड़की देख लूँ? आप लोगों को जो ठीक लगे आप करो, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। इतना बोलकर पवन वहां से चला जाता है। पवन की ये बात सुनकर पार्वती बहुत खुश होती है और बिना कोई देरी करे पवन के रिश्ते की बात हर जगह फैला देती है। समय यूं ही गुजरता है और पार्वती अपने बेटे की चट मंगनी पट ब्याह करवा देती है। शादी के बाद पार्वती की बहू नैना ही ऐसी थी जिसने ना कभी नौकरी की थी और ना ही उसे नौकरी करनी पसंद थी। ऐसे ही एक दिन नैना अपनी सास के साथ किचन में खाना बना रही होती है। तभी पार्वती नैना से कहती है, बहू मैं ये तो नहीं जानती कि तूने कभी नौकरी क्यों नहीं की, पर अगर तेरा कभी भी मन हो नौकरी करने का तो तू हिचकिचाना मत, आराम से करना। हमारे घर में नौकरी को लेकर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। मेरी तो जितनी भी सहेलियाँ हैं वो सब नौकरी करती हैं, पर बेचारी शादी के बाद नौकरी नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं है बहू का नौकरी करना। अरे बहू तू फिक्र मत कर, तुझे नौकरी करने से कोई मना नहीं करेगा। हमारे घर में सब नौकरी करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी करती थी, पर अब ना मुझसे नौकरी हो नहीं पाती। और अब नौकरी करके मुझे करना भी क्या है, पर तुझे करनी हो तो तू बता देना। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नौकरी से ज़्यादा अपने बिजनेस में दिमाग लगाती हूँ। वैसे ना मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहें तो बताऊँ? पार्वती अपनी बहू का इंटरेस्ट जब बिजनेस की ओर देखती है तो उसे और अच्छा लगता है कि उसके घर में एक समझदार बहू आई है। इसलिए पार्वती भी घर के सारे काम खत्म करके अपनी बहू का आइडिया सुनने लगती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, वैसे भी घर के सारे काम खत्म हो गए। घर में किसी को बिजनेस भी करना चाहिए और बिजनेस तो बहुत अच्छी चीज़ है। बता तेरे पास कौन सा आइडिया है, तुझे कौन सा बिजनेस करना है? माँ जी मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना नूडल्स बनाने आते हैं, क्यों ना आप और मैं मिलकर नूडल्स का छोटा सा ठेला खोल लें। फिर जैसे हमारी कमाई होगी हम अपनी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे और 10-15 आदमियों को रख लेंगे। आजकल लोगों को ना नूडल्स बहुत पसंद होते हैं, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। बहू तेरा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, पर तुझे तो सिंपल नूडल्स आते हैं ना बनाने, और मुझे तो नूडल्स बनाने भी नहीं आते। अब हम दुकान खोलेंगे तो एक ही तरह के नूडल्स तो बिकेंगे नहीं, इसलिए तू मेरी मान तो कोई दूसरा बिजनेस करने की सोच। बिजनेस में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं और दिमाग भी। तू कोई ऐसा बिजनेस सोच जिसमें तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता हो और वो काम तुझे बहुत अच्छे से आता भी हो। माँ जी बिजनेस में पैसे नहीं सिर्फ दिमाग लगता है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए आपको मेरा प्लान अच्छा नहीं लग रहा, पर एक दिन देखना मैं इसी तरह से छोटे छोटे बिजनेस डालूंगी और रातों रात अमीर हो जाऊंगी। फिर हमें नौकरी या किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। नैना का कॉन्फिडेंस देखकर पार्वती का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो अपनी बहू से कुछ नहीं कह पाती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन पवन ऑफिस का काम रात को घर आकर करता है। सभी सोने की तैयारी में लगे होते हैं, पर बेचारे पवन की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। इसीलिए मुझे नौकरी पसंद नहीं है। पता नहीं ये कंपनी वाले खुद को क्या समझते हैं, उन्होंने तो आपको उल्लू बना दिया है। उल्लू की तरह आप सारी रात उठकर काम करते हो और सुबह काम लेकर ऑफिस भाग जाते हो। ना, जिंदगी में स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है और ये भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आज मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा और फिर मेरा घर कैसे चलेगा? तुम लोगों की ज़रूरतें और सपनों को भी तो मुझे ही पूरा करना है ना। नौकरी करने वाला इंसान कभी भी सपने पूरे नहीं कर सकता, वो सिर्फ ज़रूरत ही पूरी कर सकता है।
इसलिए मैं तो कहती हूँ अपना कोई बिजनेस कर लेते हैं। चलो अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। बिजनेस ज़्यादा अच्छा है और नौकरी बिल्कुल ख़राब है। तो अब तुम मुझे बताओ कि हम कौन सा बिजनेस करें जिसमें पैसे कम लगे और हमारा बिजनेस अच्छे से चल पड़े। कोई भी बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता, उसके लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो आपसे कह रही थी कि क्यों ना हम ऑनलाइन बिजनेस डालें, जैसे मीशो, मिंत्रा, इन पर हम अपना खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बहुत सेल होगी, उसमें अच्छी कमाई है। और अगर ऑनलाइन हमारा सामान नहीं बिकेगा तो क्या हुआ, ऑफलाइन तो बिक ही जाएगा ना। तुम्हारी बात तो सही है नैना, पर मुझे ना इसका कोई नॉलेज नहीं है और ना ही तुम्हें। और बिना नॉलेज के हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हमें वही बिजनेस करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता हो। कोई भी कुछ भी अपने आप नहीं सीखता। जब इंसान किसी काम को करता है तो वो अपने आप सब सीख जाता है। हम जब अपना बिजनेस डालेंगे तो हमें अपने आप सारी नॉलेज मिल जाएगी। एक बार करके तो देखो। नैना को समझा पाना बहुत मुश्किल था और पवन उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे छोटे बच्चों की तरह समझाता है। तुम बिल्कुल सही हो, पर हर बिजनेस के लिए दिमाग के साथ पैसे भी चाहिए। अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा और हमारा बिजनेस नहीं चलेगा तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे नौकरी करने दो और तुम अपना बिजनेस डालो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। फिलहाल के लिए सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इस तरह से पवन नैना को सो जाने को कहता है और खुद भी सो जाता है। पर नैना को अपने पति की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि नैना हमेशा अपने ससुराल वालों को बिजनेस करने के प्लान बताती और उसके घर वाले उसके बिजनेस के आइडिया को बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते। जिसके बाद नैना खुद अपना बिजनेस करने की सोचती है। और एक दिन, हाँ भैया, बस यही लगा दो। आइसक्रीम की रेडी और जो भी मार्जिन होगा ना, आपको हर महीने मिल जाया करेगा। वो सब तो ठीक है बहन जी, पर आइसक्रीम की रेडी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे बहू, ये सब क्या है? बिना बताए तो घर के बाहर आइसक्रीम की रेडी खड़ी कर रही है। किसकी है ये रेडी? अपनी है माँ जी, और किसकी होगी। आप सब तो बिजनेस के नाम से ही डर जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा पहला कदम क्यों ना मैं ही उठा लूँ। आइसक्रीम बहुत बिकती है। हम अपना पहला बिजनेस आइसक्रीम से ही शुरू करेंगे और उसके बाद एक एक करके और भी बहुत सारे बिजनेस चालू करेंगे। अरे पर बहू, अब तो सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियों में आइसक्रीम की कहाँ इतनी बिक्री होती है। माँ जी, आइसक्रीम सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में बिकती है और आजकल की नई पीढ़ी को तो सर्दियों में ही आइसक्रीम खाने में मज़ा आता है। आप बस देखते रहिए, मैं इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हूँ। नैना अपनी सास की एक नहीं सुनती और आइसक्रीम की रेडी लगा देती है, पर नैना की आइसक्रीम बिकती ही नहीं, जिसके बाद नैना को नुकसान हो जाता है और नैना दूसरा बिजनेस करने का सोचती है। अब क्या था, एक बिजनेस का नुकसान सहने के बाद नैना महीने भर के अंदर ही दूसरा बिजनेस शुरू कर देती है और घर से ज्यादा कॉस्मेटिक की दुकान बना देती है। अरे नैना बहू, अब तेरे दिमाग में कौन सा नया बिजनेस का प्लान बन गया जो तूने हॉल को ही दुकान में बदल दिया? माँ जी, अपनी सोसाइटी में एक भी कॉस्मेटिक की दुकान ही है। एक दुकान है पर वहाँ बहुत महंगा सामान मिलता है। हम अपने घर में कॉस्मेटिक की दुकान खोल के दुकान का किराया भी बचाएंगे और सस्ते में सामान भी बेचेंगे। फिर देखना कैसे हमारी इस छोटी सी दुकान में भीड़ लगी रहती है। बहू, तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। तू ना अपने बिजनेस पर ध्यान दे और ये बिजनेस भी डूब जाए तो कोई दूसरा बिजनेस कर लेना। जब मैंने तेरा बिजनेस का प्लान सुना तो मुझे लगा मेरे घर में समझदार बहू आई है, पर अब तो मुझे ही अफसोस हो रहा है। इतना बोलकर पार्वती वहाँ से चली जाती है, पर नैना को अपनी सास की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी कॉस्मेटिक की दुकान खोलकर बैठ जाती है। पर नैना को कॉस्मेटिक के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से उसका ये बिजनेस भी डूब जाता है। अब इसी तरह से नैना एक बिजनेस के डूब जाने के बाद दूसरा बिजनेस करती और वो भी डूब जाता। बार बार बिजनेस के डूबने के बाद नैना को अपने घर वालों की बात समझ में आती है। सही कह रहे थे घर वाले, ये बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। इन 2 महीनों में मैंने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। 2 महीने में ही मैंने अपनी सेविंग के साथ साथ पवन जी की सेविंग भी ख़त्म कर दी। अब फिर से सेविंग करने के लिए लगता है मुझे खुद भी नौकरी करनी पड़ेगी। शायद ये बिज़नेस सच में मेरे बस की नहीं है। बिजनेस के लॉस में जाने से नैना के हाथ के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं। इसके बाद वो अपने घर वालों से ही अपनी नौकरी की बात करती है। पवन जी, पिताजी और मम्मी जी, मैं सोच रही थी बिजनेस में आखिर रखा ही क्या है। ये आजकल बिजनेस ना बड़े लोग ही कर सकते हैं, हम जैसों के लिए तो नौकरी ही अच्छी है। बहू, अब रहने दे।
पूरा घर जानता है कि तेरा बिजनेस और आइडिया दोनों ही फ्लॉप हो गए, इसलिए तू यहाँ नौकरी को अच्छा बोल रही है। अब साफ साफ बता, तू चाहती क्या है? फिक्र मत कर बहू, यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू हमारी बेटी है और गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। और तेरा कहना कोई गलत नहीं है, बस बिजनेस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तू डर मत, बता अब तू क्या चाहती है? पापा जी, मैं बस अब आप सबकी तरह छोटी सी नौकरी करना चाहती हूँ। नैना की बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है और उसे नौकरी करने की इजाज़त दे देता है। मेहता परिवार में सरला अपने बेटे राज के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। एक दिन सरला राज से कहती है, बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तू कहे तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूँ? अरे माँ अभी नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देख बेटा, मेरी भी अब उम्र हो चली है। वक्त रहते अगर पोते और पोती का मुंह देख लूँगी तो स्वर्ग मिल जाएगा मुझे। माँ तुम भी ना कैसे बात कर रही हो। ठीक है, मैं कर लूँगा शादी। ये हुई ना अच्छे बेटे वाली बात। मुझे पता था तू ज़रूर मान जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही पंडित जी को बुला लिया था। उनके पास ना बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। अरे माँ इतनी भी क्या जल्दी थी। इतने में ही सरला के घर पंडित जी भी आ जाते हैं। राम राम सरला बहन, कैसी हो? सब कुशल मंगल? आइए आइए पंडित जी, बस भगवान की कृपा बनी रहे। जी जी, देखिए आपके बेटे के लिए कई संस्कारी लड़कियों के रिश्ते लेकर आया हूँ। बस आप लोग देखकर पसंद कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत हो जाएगी। सरला उन सभी लड़कियों की फ़ोटो राज को दिखाती है। बेटा ये लड़की देख, मुझे तो ये बहुत संस्कारी लग रही है। बहन जी ये सबसे संस्कारी लड़की है। अगर इससे शादी करा दी ना तो आपको बिस्तर से उतरने तक नहीं देगी। आपकी बहुत सेवा करेगी, बिल्कुल रानी की तरह रहोगे आप। पंडित जी हमें बहू चाहिए, काम करने वाली नौकरानी नहीं। अगर सिर्फ काम करने के लिए शादी करनी है तो उसके लिए शादी क्यों करनी, नौकरानी ही ले आओ। अरे अरे बेटा तुम तो गुस्सा कर रहे हो। पंडित जी मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप जा सकते हैं। पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या तरीका है पंडित जी से बात करने का? माँ आप ये सब क्या कर रही हो? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ साफ साफ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। हैं? इतनी सी बात तो पहले बता देता, मैं तेरी शादी उसी से करवा देती। लेकिन माँ प्रॉब्लम यह है कि वो एक मॉडर्न सोच वाली लड़की है। अरे तो कोई बात नहीं, एक बार शादी करके आ तो जाए, फिर मॉडर्न को भी देख लेंगे हम। ऐसे करके कुछ ही दिनों में राज की शादी सोनिया से हो जाती है। सोनिया नई सोच वाली लड़की थी और वो शादी के कुछ ही दिन बाद नौकरी करने लगती है। अरे बहू, तुम्हारी शादी को अभी वक्त कितना हुआ है, अभी से नौकरी पर क्यों जा रही हो? सोनिया को अपनी सास की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि घर पे बैठकर क्या करना है, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगी जो घर में ही काम आने। वैसे भी मैंने सारा काम तो कर दिया है, आप बस खाना खा लेना। और दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ये लड़की तो बहुत तेज़ है, आते ही मेरे बेटे को काबू में कर लिया। उसके आगे मेरे बेटे ने कुछ बोला ही नहीं। इसको तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब सब बैठकर खाना खा रहे थे तभी सोनिया को उल्टी होने लगती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अरे वाह, लगता है खुशखबरी है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ इस घर में। वहीं दूसरी तरफ राज सोनिया के पास जाकर कहता है, इतना क्यों खा लेती हो जब पचता नहीं है तो? आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें घर का भी काम करना होता है और ऑफिस का भी। तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे चलेगा? हाँ कह तो दिया ना, ध्यान रखूंगी। अब लेक्चर तो मत दो मुझे। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रही हो? इधर राज और सोनिया इस बात के लिए झगड़ रहे थे कि सोनिया को अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, और उधर सरला ये समझ बैठी थी कि सोनिया प्रेग्नेंट है। अगले दिन, सरला बहन घर पर हो क्या? हाँ हाँ बहन, घर में ही हूँ, आओ आओ। आज बहुत दिनों बाद आना हुआ। अब क्या ही बताऊँ, टाइम ही नहीं मिल पाता कहीं भी आने जाने का। और तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है? बहू के आने के बाद तो तुमने बाहर आना जाना ही छोड़ दिया है। हाँ सो तो है, अब आजकल की बहुएं ऐसी है कि क्या ही कहूँ। सोचा था संस्कारी बहू लेकर आऊँगी, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। सेवा तो छोड़ो, खुद का खाना भी खुद ही लेना पड़ता है। तुम्हारी बहू तो सच में किसी काम की नहीं। तुम धमकाती क्यों नहीं?
आजकल अगर बहुओं को पकड़ के ना रखो तो घर खराब हो जाता है। नहीं नहीं, मेरा घर तो अब सही हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहू अब पेट से है। अब तो जो मैं बोलूँगी उसको वही करना होगा। अरे वाह, क्या सचमुच! ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी। चलो मुंह तो मीठा कराओ। अभी कराती हूँ, अब तो तुम रोज़ आ जाया करो मुंह मीठा करने। सरला मिठाई लाकर माला को खिलाती है और तभी वो देखती है कि सोनिया ऑफिस जा रही है। अरे अरे बहू, कहाँ जा रही हो? आओ ज़रा हमारे साथ भी बैठो। ऑफिस जा रही हूँ माला चाची, लेट हो रहा है वरना ज़रूर बैठ जाती। अरे बेटा, इस हालत में ऑफिस जा रही हो? तुम्हें घर में रहकर आराम करना चाहिए। ऐसे में तुम दोनों की सेहत पे असर पड़ेगा। किस हालत में और किसकी सेहत पे असर पड़ेगा? क्या कह रही हैं आप? देखो ना माला, पेट से है फिर भी ऑफिस जा रही है। आजकल की बहुओं में तो संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं रही। कौन पेट से है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अरे कैसे प्रेग्नेंट नहीं है? कल तो तू उल्टी कर रही थी। हाँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा खा लिया था इसलिए। ओह बहू, तुम बड़ों की बात ही नहीं मानती। मैं कह रही हूँ ना तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ बहू, अपनी सास की बात मानो। हमारे ज़माने में गर्भवती होने का ऐसे ही पता चलता था। पर अब ज़माना बदल गया है। अब अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। ये बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। देख लो माला बहन, ऐसी है आजकल की मॉडर्न बहुएं। हमारे ज़माने में तो हमारे बड़े जो कह देते थे वो हम बिना कुछ कहे मान लेते थे, पर इनसे तो जब तक डॉक्टर हज़ारों रुपये ठग नहीं लेगा ना तब तक ये मानेंगी भी नहीं। बात तो सही कह रही हो, पर क्या कर सकते हैं सरला बहन। हालांकि मैं एक दाई को जानती हूँ, मैं उससे बुला लूँगी, तुम उसे दिखा लेना। वो बता देगी कि तुम्हारी बहू पेट से है या नहीं। हाँ वो ठीक है, मेरी बहू शाम को वापस आएगी, तुम उस दाई को भी शाम को ही बुला लेना। ठीक है, मैं शाम को या तो उस दाई को लेकर आ जाऊँगी और अगर मैं बिज़ी रही तो उसे ही भेज दूँगी। हाँ ठीक है। शाम में माला उस दाई को भेज देती है। सरला, कहाँ है तुम्हारी बहू? बुलाओ तो मैं उसकी जांच कर लूँ। देख लो सरला बहन, मेरा हाथ लगते ही बेटा होगा बेटा। आपके मुंह में घी शक्कर। देखो सरला बहन, दिल खोल के देना, फिर दादी बनोगी तो हमारा हाथ भी भर देना। अरे आप दोनों हाथ भर कर ले लेना बस। तभी सोनिया आती है। उसकी ज़रूरत नहीं मम्मी जी, मैं आपकी तसल्ली के लिए ऑफिस से लौटते हुए अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ। देख लीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और अगर ये रिपोर्ट गलत हो गई तो? हमारे ज़माने में तो मुंह देखकर बता देते थे कि कौन माँ बनने वाली है, और आजकल तुम लोग कुछ भी हो सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हो। अरे डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी ना है। माँ जी, ये रही रिपोर्ट और इनके हिसाब से मैं अभी तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ऐसा कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। अरे बहन, सब्र रखो, सब अच्छा ही होगा। अब जब तुम्हारी बहू कह रही है तो क्या ही करोगी। मतलब वो उल्टी सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से थी? मैं तो क्या क्या सोचकर बैठ गई थी, सब पर पानी फिर गया। दाई वहाँ से चली जाती है। तभी सरला के पास उसके भाई का फ़ोन आता है। और बहन, मैंने सुना तू दादी बनने वाली है। क्या बात है, बहुत जल्दी तू तो दादी बन गई। अरे नहीं ना भैया, वो बस गलतफहमी हो गई थी, बहू पेट से नहीं है। अरे ऐसे कैसे? कहीं बहू ने कुछ खा तो नहीं लिया? अरे क्या पता भैया, ये आजकल के बच्चे क्या ही बताओ, अब भगवान जाने इनको तो। उदास मन से सरला फ़ोन काट देती है। इसी दौरान राज 6 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और अपना काम ख़त्म करके वापस भी आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब ऐसे ही 2 महीने और निकल जाते हैं और एक दिन, मम्मी जी आपके लिए खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह वाह वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। देख अब ना अपना ध्यान रखना, और मैं जैसे बताऊँ वैसे वैसे करना, तो बच्चा एकदम तंदुरुस्त होगा। जी मम्मी जी। अब सरला अपनी बहू पर पुराने ज़माने वाले तौर तरीके लगाने लगती है। अरे बहू, ये क्या है, तू इतनी देर में उठती है? गर्भवती औरतों को सुबह 4 बजे उठना चाहिए और मेहनत वाले काम करने चाहिए। ये सब बच्चे की सेहत और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं?
मैं ऑफिस से शाम में घर आती हूँ, फिर घर के कामों को निपटा कर खाना खाकर 12 बजे तक तो सो पाती हूँ, तो 4 बजे कैसे उठ पाऊँगी? मुझे 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो उसी हिसाब से उठूँगी ना मैं। इसीलिए तो तुझसे कह रही थी इन दिनों में ये नौकरी वोकरी करना छोड़ दे। मम्मी जी, अब एक नया सदस्य घर में आने वाला है, ऐसे में मैं काम छोड़ दूँगी तो राज पर कितना लोड पड़ेगा। देखिए, आप मुझे ये सब मेरे हिसाब से मैनेज करने दीजिए। ये बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है, पर सल्ला आए दिन अपनी पुराने ज़माने वाली सोच उस पर थोपती रहती। बहू, अरे ओ बहू, आज चंद्र ग्रहण है, आज रात में मत सोना। क्यों? चंद्र ग्रहण से सोने का क्या लेना देना? तू भी कैसी बात करती है? तू गर्भवती है और गर्भवती औरतों पर चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ता है, इसलिए बच्चे की सेहत के लिए कृपा करके सोना मत। मम्मी जी, आपको पता है ना, इन चीज़ों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। देख, जो भी हो मेरे तसल्ली के लिए ऐसा कर ले, क्योंकि मैंने तो बचपन से यही देखा है कि गर्भवती औरतें कभी भी चंद्र ग्रहण में सोती नहीं, और अगर कोई सो जाती है तो उसका बच्चा विकलांग पैदा होता है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं सोऊंगी नहीं। सरला ऐसे ही सोनिया से अलग अलग काम करवाती रहती। एक दिन सोनिया राज से कहती है, राज, मम्मी जी तो पता नहीं कौन कौन सी पुराने ज़माने की बातों पर यकीन करती हैं, और ऊपर से चाहती है कि मैं उन सारी चीज़ों पर अमल करूं। देखो, मैं जानता हूं कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो और तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब है, पर तुम्हें अपने आप को उनकी जगह पर रख कर भी तो देखना पड़ेगा। जैसे वो तुम्हारे नए तौर तरीक़ों को अपना रही है, वैसे तुम्हें भी उनका दिल रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी होगी ना, क्योंकि इस उम्र में किसी को बदला तो नहीं जा सकता, इसलिए जितना तुमसे हो सके उतना कर लिया करो। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कर लूँगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सरला दाई को बुलवाती है। आप मेरी बहू की जांच करके बताइए ना, सब सही तो है? हाँ, लाओ, बुला के लाओ अपनी बहू को। सरला सोनिया को बुलाती है। दाई जांच करके उसे वापस कमरे में भेज देती है और फिर सरला से कहती है, तुम्हारी बहू 6 महीने की गर्भवती है और बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं, मेरी बहू तो 2 महीने की गर्भवती है। ये तुम क्या कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरा बेटा तो देश से बाहर गया था, वो तो अभी 2 महीने पहले ही आया है, तो मेरी बहू तो 2 महीने की प्रेग्नेंट होगी ना। वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि तुम्हारी बहू 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है? हो भी सकता है। वैसे भी तुम्हारी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। ये बोलकर दाई वहाँ से चली जाती है और पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती है। इधर सरला ये जानकर बहुत दुखी थी और राज को सब कुछ बता देती है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है बेटा, जाने कहाँ मुंह काला करके आई है तेरी ये मॉडर्न पत्नी। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तू तो चुप ही रह, तेरी चोरी पकड़ी गई है। अब अपने पति के पीछे न जाने किस किस से मिलती होगी, इसीलिए इतना मना करने के बाद भी नौकरी नहीं छोड़ रही थी ना। सोनिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राज, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, एक तुम ही तो सच बोल रही हो, बाकी सब तो झूठ है। भगवान, मैं तो लुट गया, मेरी किस्मत फूट गई। ऐसा कुछ नहीं है राज, बिलीव मी। अपनी ये मगरमच्छ के आंसू अपने पास रखो और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। जो इसका बाप हो उससे कह देना कि वही नाम दे, या तो फिर इस बच्चे को गिरा दो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा ही है। जो मन में आए वो करो, पर मुझसे कुछ ना कहो, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। अरे पर मेरी बात तो सुनो। राज सोनिया की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सोनिया के मोहल्ले वाले भी उस पर टिप्पणियाँ करने लगते हैं। सरला की बहू मॉडर्न है ये तो पता था, पर कलमुही है ये नहीं पता था। भगवान बचाए इन नौकरी करने वाली बहुओं से, ये तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला देती है। हे भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सब क्यों हो रहा है? उसी दौरान उनके मोहल्ले में एक लेडीज़ डॉक्टर का कैंप लगता है। सोनिया उसके पास जाने का इरादा करती है। राज, मम्मी जी, हमारे मोहल्ले में एक लेडीज़ डॉक्टर का कैंप लगा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ उसके पास चलें। क्या करने चले? तुम्हारे आशी के बच्चे की रिपोर्ट देखते हैं? ऐसा मत कहो राज, ये तुम्हारा ही बच्चा है।
प्लीज़ एक बार मेरे साथ उस डॉक्टर के पास तो चलो। सोनिया राज के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है तो आखिर वो चलने को तैयार हो जाता है। सरला भी उनके साथ जाती है। उन तीनों को डॉक्टर के पास जाते देख मोहल्ले वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कलावती, प्लीज़ मेरा चेकअप कर लीजिए और मुझे बताइए कि मैं कितने महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जी आइए आप। डॉक्टर कलावती उसका चेकअप करती है और कहती है, आप 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। क्या कहा? 2 महीने? हाँ 2 महीने, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? चौंकने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि हमारे मोहल्ले की एक दाई ने बताया कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और इस बात को लेकर सारे मोहल्ले वाले मेरा मजाक बना रहे हैं। अरे वो बहुत अनुभवी दाई है, उसे सब पता है। माता जी देखिए, ये है अल्ट्रासाउंड, इसमें साफ दिख रहा है कि बच्चा अभी कितना छोटा है। ये आपको 6 महीने का लग रहा है क्या? तो मतलब दाई ने हमसे झूठ बोला? जी बिल्कुल। ऐसा करिए, उस दाई को बुलाकर लाइए और किसी बहाने से बुलाइएगा वरना वो आएगी नहीं यहाँ। उस दाई को बुलाकर लाया जाता है। डॉक्टर कलावती उसे गार्ड से पकड़वा देती है। अरे अरे ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। पहचान लिया मतलब? कौन है ये? ये एक ढोंगी दाई है। ये पैसे ऐंठने के लिए किसी को कुछ भी बता देती है। किसी से कहेगी तुम्हारा लड़का होगा, उससे पैसे ऐंठ लेगी। किसी को गलत दवाइयाँ दे देती है और लोग मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग मेरे पास आ गए, वरना ये तुम्हारी बहू का भी यही हाल करती। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ छिपी बैठी है। मतलब सरला की बहू चरित्रहीन नहीं है? ये सब किया धरा इस दाई का है। और आप लोगों की वजह से मैंने भी अपनी पत्नी पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो सोनिया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें इतना बुरा भला कहा। तुम्हारी असली गुनहगार तो मैं हूँ बहू। मैंने ही हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम पर अपनी बातें थोपी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मामी जी, गलत फहमी तो अपनों के ही बीच में होती है। मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं है। उस दिन के बाद से वो लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं और 9 महीने बाद सोनिया एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अरे ननद भाभी की नकल करे तो समझ आता है, सास बहू की या बहू जेठानी की। लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है। जीजा जी को साले की अदा इतनी पसंद थी कि अरे क्या बात है बेटवा, तेरा स्टाइल तो दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। क्या होएगा वाह? कहे माँ, तुमको पसंद नहीं आया क्या? अरे हीरो बाबू है तेरा बिटवा। नहीं, हमें भी बहुत पसंद आया, एकदम हीरो लग रहा है, इसमें कौन शक। अम्मा हीरो काहे नहीं लगेंगे? हमारे भाई का जो कॉपी किया है। अरे हमारा भाई का तो डंका बजत है पूरे मोहल्लन में। हाँ अरे चुप कर, तुझको शर्म नहीं आवत अपन पति को नकलची कहत है? अरे नकलची नहीं, ओरिजिन है हमरा लल्ला। हाँ क्यों शर्म? काहे का शर्म? अब जौन बात सच है वो तो सच ही रहेगा ना, इसमें शर्म किस बात की? हमरा भाई पहनते हैं ऐसे नारंगी पैंट या येलो शर्ट, नहीं तो का दिखत है ऐसा कहीं यहाँ? बेटवा ये तो ऐसी ही है, अगर ऐसे ना होते तो आज हमारे हाथ में द्वे पोता होता है। सही कहा अम्मा तुमने, हर बात पर भाई भाई। अरे खसम की तो कोनो इज्जत नहीं करते या? देखो अम्मा, अब अपने बिटवा की कमी का इल्जाम हम पर मत थोपो। जब तुम्हारे बिटवा को नकल से फुर्सत मिले तभी तो पोते के बारे में सोचे ना। बढ़िया ही। इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ, आज साइकिल में घंटी लगवाना है, वो भी लंबी वाली। ट्रेन ट्रेन। जाओ जाओ, मुझे पता है तुम हमरे भैया से ही मिलने जा रहे हो। अगर तुमको उनसे कुछ नकल करना ही है तो अच्छी चीजें नकल करो ना कि ये फालतू चीजें। शाम को। अरे वाह रमेश, तेरा तो चाल ढाल ही बदल गया है। क्या बात है, कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? तू तो ऐसा नहीं था। अरे तुम नहीं समझोगे बुड़बक, इसको समझने के लिए अकल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। वैसे भी आप देखना आगे आगे होता है क्या। अच्छा, कैसी अकल नकल करने की? हम लोगन से सुनत रही कि तुम अपन साला से सब नकल करत रही, उसका सब कॉपी करी। अरे हम किसी की नकल नहीं करा था।
जौन लोगन तुमसे ये कहत वो लोग हमसे नकल करत, हमार कॉपी करत, समझा ससुर के नाते। अच्छा, तो ये कपड़ा का है? पहले तो तुझको ये ऐसी शर्ट पसंद नहीं थी, तो अब काहे ऐसी शर्ट पहनना शुरू कर दिया? हम बताते हैं, क्योंकि ऐसे शर्ट तुम्हारा साला पहनता है। अरे साला तेरा बम्बई में है, वहाँ तो ये सब चलता है। अरे तो क्या हुआ, पहनना था तो पहन लिया, क्यों काहे गुनाह कर दिया क्या? पहले पसंद नहीं था तो क्या हुआ, अब पसंद है ना। बात करते हो नकल की। अब वो इस शर्ट को पहनता है तो क्या कोई और नहीं पहन सकता? का उसका नाम थोड़ी ना गड़ गया है पर। अगले दिन रमेश अपनी बीवी के साथ उनके मायके जाता है। अरे रमेश, ये तू है? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि बिरजू है। वो कहा है ना, तूने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हैं, उसी की तरह बाल भी कटवाए हैं और चाल ढाल भी एकदम सेम। इसीलिए मुझे लगा बिरजू है। ऐसा ही तो धोखा एक बार हम भी खा गए थे जमाई जी को बिरजू समझकर, लगाए रहे चप्पल खिंचाकर। बाद में पता चला दमदवा रहे। कोई बात ना, दमाद भी तो अपना ही बचवा है ना। कोई बात नहीं, वो क्या ना आजकल ये स्टाइल बहुत चलत रही इसीलिए। वैसे बिरजू कहाँ है, घर पर ना ही दिखा था। ओ बिटवा अपन दोस्तों के संग मेला जबत रही, इसलिए कह रहा था नया कलर का जूता चला है तो जाए खरीद लाए। वो कहाँ है ना, बम्बई में मार महंगाई है, यहाँ तो सस्ता बा। काहे? अब तुम्हें उससे क्या काम है, या फिर से उससे कुछ नकल करना है? जाओ तुम हो उसी रंग का जूता ले आओ। अरे नहीं ना, वो हमर साला है, अब का उसके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते का? हाँ? अरे हम का है पैसा लगा, ला रहा है तो हम ले लेंगे वो, और ले आएगा। वो जो जूता चुराए का पैसा दिए वसूल ना करेगा। ऐसे ही रमेश अपने साले की हर चीज की नकल करता। सब उसको मना करते लेकिन वो फिर भी करता। तू जानता है मेरे जीजा को, साला बहुत बड़ा नकलची है। अरे उसके ऊपर तो चिजवा जचती ही ना है, तो भी जीजा हमारी नकल कर कर परेशान है। क्या करे? हाँ वही ना, जो एकदम तेरी तरह चलता कपड़े पहनता है ना, और आजकल तो तेरी तरह हेयर स्टाइल भी कटवाए हैं तेरे जीजा ने। तेरा जीजा तो बहुत ही फेमस है हमारे गांव में। वो भी क्यों ना, हर चीज को इतनी अच्छी तरह जो नकल करता है। जीजा को लगता है अगर वो हर चीज मुझसे नकल करेगा तो वो मेरी तरह बन जाएगा, पर यार हम उसके चक्कर में यूनिक नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ही परेशानी बा। वही तो, न जाने तेरे जीजा को क्या भूत चढ़ा है तेरी तरह बनने का। अरे तू कहाँ एकदम ऐसे हीरो, और वो अरे बोल वो कैसे कटवा कर जोकर बना है, न जाने क्या करवाना चाह रहा है। वो मेरी तरह जितना बनने का कोशिश कर ले बन नहीं पाएगा, काहे कि वो मेरे कपड़ों से लेकर बालों तक मेरा सबे नकल कर सकता है, लेकिन वो अंदर से तो है ही गवार। मेरा भी स्टाइल को मन कर रहा है। अब देखो कैसे मजा चखाते हैं। ये तो सच बोला, दो शब्द तो उसको ठीक से बोलने आते नहीं और तेरी तरह बनने चला है। तुझे पता है मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में पूछता ही रहता है, कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। अरे एक दिन तो हद ही कर दी, मेरे साथ जीजा बाजार गया था और मैं जो जो कर रहा वो वही कर रहा। और हंसने लग जाते हैं, लेकिन रमेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन बहू का भाई जीजा को फोन करता है। हाँ रे जीजा, का हाल? सुनो जरा, मिलने आओगे का? वो कहा ना कुछ दिखाना है। दिखाना है? आ रहे हैं, कॉपी भी तो कराना है हमें। जीजा जाता है जहाँ साला हरे रंग के बाल कटवाकर बैठा होता है। अरे जीजा, ये देख नया स्टाइल, करवा दे तुमरा भी का? और पूछत काहे हो, जीजा तो और हीरो लगेगा, करवा दो करवा दो। जीजा भी देखा देखी में हरा बाल करवा कर अगले दिन ऑफिस जाता है। ऑफिस में जीजे की जो हंसी उड़ती है कि बॉस उसे कैबिन में बुला लेता है। देखो, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ,
तुम्हारी सादगी देकर मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, लेकिन न जाने तुम्हारी शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है। अरे क्या कर रहे हो, कभी नारंगी पैंट तो कभी पीली शर्ट, कभी सनफ्लावर चश्मा, और आज तो आधी है। अरे बाल। बॉस उसका खूब मजाक उड़ाता है। पति शाम को घर जाता है और फिर से पहले वाले रूप में आ जाता है। अरे अम्मा, आज इनको क्या हो गया है? आज इनके रंग ढंग बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। क्या हुआ? अब नहीं करेंगे क्या मेरे भैया की कॉपी? मारा बिटवा तो हर कपड़े में अच्छा दिखता है, वो तो बस उसके लिए कुछ समय का शौक है। अब वो शौक उतर गया है तो फिर से पहले जैसा हो गया। नकल का शौक। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने पति के साथ नहीं, अपने भैया के दूसरे रूप के साथ घूम रही हूँ। उस दिन के बाद से जीजा ने अपने साले की नकल करना पूरी तरह से छोड़ दिया।